आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में, अभिगमन घटनाओं के बारे में कि कौन कौन सी घटनाएं अभिगमन घटनाएं हैं और उनके लिए हम रेस्पेक्टिव डेरिवेशन भी निकालेंगे। किसी भी निकाय की साम्य अवस्था सबसे अधिक प्रसंभाव्य यानी मोस्ट प्रोबेबल अवस्था होती है, लेकिन यदि निकाय साम्य अवस्था में नहीं है तो साम्य अवस्था में आने के लिए निकाय में किसी विशेष भौतिक राशि का अभिगमन होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनका अभिगमन होता है। यदि निकाय के अणुओं की विभिन्न सतहों के वेग एक समान नहीं है तो अधिक वेग से गति करने वाली सतह के अणु कम वेग से गति करने वाली सतह पर संवेग को स्थानांतरित करते हैं ताकि निकाय पुनः साम्य अवस्था में आ जाए। इस प्रकार संवेग के अभिगमन से यानी संवेग के अभिगमन के कारण श्यानता का गुण उत्पन्न होता है, विस्कोसिटी का गुण उत्पन्न होता है। यदि निकाय के अणुओं की विभिन्न सतहों का ताप एक समान नहीं होता है तो निकाय के अणु अधिक ताप वाली सतह से कम ताप वाली सतह की ओर गति करते हैं। चूंकि अणुओं की ऊर्जा ताप का फलन होती है, अतः जब अणु एक सतह से दूसरी सतह की ओर ताप प्रवणता के कारण यानी dt/dz जैसा हम आगे देखेंगे के कारण गति करते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण या अभिगमन होता है। इस प्रकार ऊर्जा के अभिगमन के कारण ऊष्मा चालन होता है और हम डेरिवेशन निकालेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का। यदि निकाय के अणुओं का सभी सतहों पर घनत्व एक समान नहीं है या सांद्रता एक समान नहीं है तो निकाय के अणु अधिक घनत्व वाली सतह से कम घनत्व वाली सतह की ओर गति करते हैं ताकि निकाय पुनः साम्य अवस्था में आ जाए। इस प्रकार द्रव्यमान के अभिगमन से यानी मास के ट्रांसपोर्टेशन से विसरण की घटना उत्पन्न होती है। इस प्रकार श्यानता, ऊष्मा चालकता व विसरण क्रमशः संवेग, ऊर्जा एवं द्रव्यमान के अभिगमन के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें अभिगमन घटनाएं कहते हैं। तो आइए हम वन बाय वन इनकी चर्चा करें डिटेल में डेरिवेशन निकालने के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, माना एक्स वाई तल में कोई एक ठोस समतल रखा हुआ है जिस पर एक गैस एक्स दिशा में प्रवाहित हो रही है। गैस की वह परत जो ठोस समतल के संपर्क में है z=0, उसका वेग 0 होता है एवं z अक्ष के अनुदिश बढ़ने पर जो हम z अक्ष की ओर बढ़ते हैं गैस की सतह का वेग अधिक से अधिक होता जाता है। इस प्रकार गैस की विभिन्न परतों के मध्य एक आपेक्षिक गति या एक रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाती है। माना परत AB का x दिशा में वेग u है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तथा z अक्ष पर गैस परतों की वेग प्रवणता du/dz है। तो AB से माध्य मुक्त पथ के समान दूरी यानी लैम्डा दूरी पर ऊपर की ओर एक परत PQ स्थित है तो उसका वेग हो जाएगा, क्योंकि वो z दूरी पर है और du/dz वेग प्रवणता है, अतः उसका वेग हो जाएगा u + लैम्डा × du/dz। इसी प्रकार AB से नीचे जो RS परत है उसका वेग हो जाएगा u - लैम्डा × du/dz। परतों के जो वेग है वो अणुओं के तापीय वेग की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, इस बात को हम ध्यान रखें। परत AB से, जैसा कि हमने ऊपर डायग्राम में देखा, परत PQ से AB की ओर तथा RS से AB की ओर यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर जाने वाले अणु बिना टकराए AB पर पहुंचते हैं। यदि गैस के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n हो तो औसतन, जैसा कि हम जानते हैं 3D के अंदर प्रत्येक दिशा में 1/3 होगा, x दिशा में 1/3, y में 1/3, तो z में भी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और कुल अणु कितने हैं एकांक आयतन में n, तो n/3 अणु z दिशा में गतिशील होंगे, जिसमें से n/6 प्लस z दिशा में और n/6 ही माइनस z दिशा में गति कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना गैस अणुओं की माध्य चाल v बार है। यदि अब हम क्या करें, यदि v बार लंबाई व एकांक क्षेत्रफल का
एक बेलन लिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है 1 तो v इंटू 1 यानी v होगा, राइट। तो जिससे अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इस बेलन के अंदर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू वी बार हो जाएगी, क्योंकि n संख्या बटा आयतन है और v बार आयतन को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n इंटू वी बार बाई 6 अणु प्लस z दिशा की ओर यानी ऊपर की ओर, और n v बार बाई 6 अणु नीचे की ओर गति करेंगे। इस प्रकार पी क्यू परत के एकांक क्षेत्रफल से चलकर ए बी परत को पार करने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी, एन वी बार बाई 6 होगी। अतः पी क्यू परत के एक अणु का संवेग कितना हो जाएगा, उसका द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान m है और पी क्यू परत में अणु का वेग कितना है, u प्लस लैम्डा इंटू डी यू बाई डी जेड। इसलिए पी क्यू परत से चलकर ए बी परत के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पार होने वाले अणुओं का अभिगमित संवेग यानी P1 प्रति सेकंड है तो बल भी हो जाएगा, संवेग बटा समय बल हो जाएगा। तो प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल को पार करने वाले अणुओं का संवेग निकालें या ट्रांसपोर्ट मोमेंटम निकालें या उसे बल कहें, एक ही बात होगी। तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6 NV बार। ये तो उन अणुओं की संख्या होगी जो कि PQ से AB की ओर आ रहे हैं, और प्रत्येक का संवेग है m इंटू यू प्लस लैम्डा इंटू डी यू बाई डी जेड। इस प्रकार आर एस परत से चलकर ए बी परत के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पार होने वाले अणुओं द्वारा अभिगमित संवेग या बल पी टू इज इक्वल टू 1/6 एन वी बार एम इंटू एन माइनस लैम्डा डी यू बाई डी जेड। अतः प्लस जेड दिशा में अगर हम परिणामी संवेग निकालें तो 3 माइनस 2 करना पड़ेगा समीकरण, तो डिफरेंस आ जाएगा समीकरण 4 यानी -1/3 एम एन लैम्डा वी बार डी यू बाई डी जेड। तो समीकरण 4 ए बी परत के एकांक क्षेत्रफल के संवेग परिवर्तन की दर को व्यक्त करती है, अर्थात बल को बताती है, जिसे ही श्यान बल कहा जाता है। अब श्यान बल, तरल यानी फ्लूइड, वो लिक्विड या गैस दोनों ही हो सकता है। तरल का वह गुण जिसके कारण पदार्थ की विभिन्न परतों के बीच एक बल कार्य करता है जो उनके बीच आपेक्षिक गति का प्रतिरोध करे, श्यान बल कहलाता है, और ये गुण श्यानता कहलाती है। अतः श्यानता की परिभाषा से बल अपॉन एकांक क्षेत्रफल इज प्रोपोर्शनल टू dn by dz, so we will get a constant neta, so F by A is equal to minus neta du by dz, जहाँ नीटा श्यानता गुणांक कहलाता है और समीकरण 5 न्यूटन का श्यानता नियम कहलाती है। अतः समीकरण 4 और 5 से F by A का मान निकालें जो हमने पहले निकाल रखा है, n इंटू डी यू बाई डी जेड इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार लैम्डा इंटू डी यू बाई डी जेड। So you can find out neta is equal to 1/3 mn v bar into lambda, but mn is equal to गैस का घनत्व डेंसिटी रो, so this can be written as n is equal to 1/3 रो v bar into lambda। और जैसा कि हमने मीन फ्री पाथ में मैक्सवेल करेक्शन निकाला था, जिसे माध्य मुक्त पद का मान 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन था, तो समीकरण 6 और 7 में लैम्डा का मान रख दें तो नीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्टीमेटली 1/3√2 एम वी बार अपॉन पाई डी स्क्वायर एज इक्वेशन नंबर 8। अब ऊर्जा के समविभाजन नियम से हम जानते हैं कि T ताप पर आदर्श गैस की प्रति स्वतंत्रता कोटि यानी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा यानी x दिशा में हाफ एम वी एक्स बार स्क्वायर, y दिशा में हाफ एम वी बार स्क्वायर, z दिशा में हाफ एम वी जेड बार स्क्वायर, और ये तीनों बराबर होगी इज इक्वल टू हाफ के टी। चूँकि वी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी वाई बार स्क्वायर प्लस वी जेड बार स्क्वायर इज वी स्क्वायर बार, देयरफॉर हाफ एम वी बार स्क्वायर अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी 3 बार आएगा तो 3/2 के टी आ जाएगा, जिससे हम वी बार का मान निकालेंगे, जिसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में और डिस्कस करेंगे। वी बार कैन बी रिटन एज √3 के टी बाई एम, और ये वी बार का मान अगर हम समीकरण 8 में रखें तो नीटा का मान हमारे पास आ जाएगा 1/πd² √m के टी बाई
6 एज ए क्वेश्चन नंबर 10। यदि V बार के स्थान पे गैस के अणुओं की औसत चाल ली जाए, ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे जब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो दैट फॉर्मूला इज √8 kT बाई m पाई। तो नीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 पाई d स्क्वायर m kT बाई पाई अंडर रूट। तो ऑब्वियसली नीटा इज प्रोपोर्शनल टू √T, अतः नीटा दाब पर निर्भर नहीं करती है। यद्यपि न्यून दाब पर माध्य मुक्त पद बढ़ जाने से शांता गुणांक नीटा दाब पर भी निर्भर करेगा और नीटा घनत्व पर भी निर्भर नहीं करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी।